चलो अपना अपना माइक को अनम्यूट कर दीजिए। आज देखते हैं आंसर क्वेश्चन को। पहला और दूसरा तो हो गया था आप लोगों का। तीसरा में क्वेश्चन में क्या करना है देखो। तीसरा क्वेश्चन में ये जो दिया गया है 4-5 लाइन का पैराग्राफ, उसको पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद उसी से ये 3-4 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बनेगा। पैराग्राफ को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसी से क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक बार मैं पढ़ देता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक का है क्लास 10th का, पेज नंबर 12 में निकालना क्वेश्चन नंबर 3। हमारे शरीर के अंदर विशेषकर हमारी आंतों में कई जीवाणु पाए जाते हैं। ध्यान से पढ़ना सभी लोग। हमारे शरीर के अंदर विशेषकर हमारी आंतों में कई जीवाणु पाए जाते हैं। यह लगभग हर 20 मिनट में प्रजनन करते हैं। प्रजनन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। एक एक चीज को ध्यान देना। प्रजनन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ विभिन्नताएं बढ़ती हैं, जिनसे इनकी आबादी में काफी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार इनमें बहुत जल्दी विकास होता है। एंटीबायोटिक दवाइयों से जीवाणुओं की कई प्रजातियां खत्म हो जाती हैं, पर विभिन्नताओं के कारण कोई न कोई प्रजाति बच जाती है, जिन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हुआ हो। इनकी आबादी बढ़ने से ये एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बन जाते हैं। ये तो हो गया आपका पैराग्राफ। इस जानकारी की मदद से निम्नलिखित सवालों का उत्तर दीजिए। अब जो आपको बोला है, अब इसी इसी के आधार पे आपको जानकारी देना है। इस जानकारी की मदद से निम्नलिखित सवालों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जीवाणुओं का विकास प्राकृतिक चयन द्वारा होता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। ओके, जीवाणुओं का विकास प्राकृतिक चयन द्वारा होता है। तो क्या हो जाएगा, जीवाणुओं का विकास प्राकृतिक चयन द्वारा होता है। कहां से कहां तक आएगा इसका आंसर? है पहला वाला लाइन को देखो। हमारे शरीर के अंदर विशेषकर हमारी आंतों में कई जीवाणु पाए जाते हैं। मनुष्य की शरीर की बात कर रहे हैं, तो इसका पहला का उत्तर वही होगा। हमारे शरीर के अंदर विशेषकर हमारी आंतों में कई जीवाणु पाए जाते हैं। यह लगभग हर 20 मिनट में प्रजनन करते हैं और प्रजनन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न, तो प्रजनन होता है। ठीक, ये कहां तक आएगा, प्रजनन करते हैं। इस कथन से पुष्टि होता है कि जीवाणुओं का विकास प्राकृतिक चयन द्वारा होता है। ऐसे लिखना है आपको। कहां से कहां तक लिखना है, हमारे शरीर के अंदर विशेषकर हमारी आंतों में कई जीवाणु पाए जाते हैं। यह लगभग हर 20 मिनट में प्रजनन करते हैं। इस कथन से पुष्टि होती है कि जीवाणुओं का विकास प्राकृतिक चयन द्वारा होता है। ये पहला का हो गया। दूसरा का आंसर क्या आएगा, किस प्रक्रिया के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो प्रजनन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा लाइन को देखना, प्रजनन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है किस प्रक्रिया, तो किस की जगह क्या आ जाएगा, प्रजनन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो क्या हो गया, विकास में विभिन्नताओं की क्या भूमिका है। विकास में विभिन्नताओं की क्या भूमिका है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखना, विकास की विभिन्नताओं की भूमिका, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ विभिन्नताएं बढ़ती जाती हैं, जिनसे इनकी आबादी में काफी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, कल पढ़े थे फिंच वाला पक्षी के बारे में कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलते हैं तो उसके विभिन्नता बढ़ती है। विभिन्नता के कारण क्या होता है, बहुत जल्दी विकास होता है। तो विकास की विभिन्नताओं की क्या भूमिका है, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ विभिन्नताएं बढ़ती हैं, जिनसे इनकी आबादी में काफी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार इसमें बहुत जल्दी विकास हो जाता है। यहां तक ग का हो जाएगा। ठीक, घ का प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया धीमी भी हो सकती है और जल्दी भी। इस कथन के अनुसार धीमी और तेज गति होने वाला एक एक एग्जाम्पल दीजिए। तो बहुत तेज वाला, एक धीमी और एक तेज। इस कथन के अनुसार बहुत धीमी वाला, बहुत तेज वाला, क्या देना है आपको, एक एक उदाहरण देना है। तो आपका हो जाएगा तेज गति में, आपका हो जाएगा एग्जाम्पल
तेज गति के में हो जाएगा आपका अ, हमारी आंतों में जीवाणु का बढ़ना, या हमारी आंतों में जीवाणु का प्रजनन करना, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हर 20 मिनट में हो रहा है। और धीमी गति, डायनासोर का विलुप्ति, बहुत धीरे धीरे हुआ। डायनासोर की विलुप्ति, डायनासोर की विलुप्ति, इसका हो गया, ये हो गया घ का। घ के बाद व्यंग का, इसका क्या हो जाएगा, क्या जीवाणुओं की ज्यादा अनुकूलित प्रजाति एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बन जाती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ जीवाणुओं का ज्यादा अनुकूलित प्रजाति एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बन जाती है। इसका उत्तर कहां से आएगा, यहां पे आएगा। चौथे लाइन पे देखना, एंटीबायोटिक दवाइयों से जीवाणुओं के कई प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। एंटीबायोटिक, इसका उत्तर इसी में छिपा पैराग्राफ में, एंटीबायोटिक दवाइयों से, एंटीबायोटिक दवाइयों से, यहां से आखिरी तक, लास्ट तक आएगा इसका आंसर। ओके, समझ में आया? सभी का क्वेश्चन इसी में छुपा हुआ है इस पैराग्राफ में। किसको बोलूं फिर से? आपको बता दिया हूं, ग का कहां तक आएगा, विकास में विभिन्नता की भूमिका, पीढ़ी दर पीढ़ी वाला लाइन, लास्ट वाला, ठीक है। क्या जीवाणुओं की ज्यादा अनुकूलित प्रजाति एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बन जाती हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा एंटीबायोटिक, जो पैराग्राफ जो पढ़ रहे हैं उसमें का चौथा लाइन देखना, एंटीबायोटिक दवाइयों से जीवाणुओं की कई प्रजातियां खत्म हो जाती हैं, पर विभिन्नताओं के कारण कोई ना कोई प्रजाति बच जाती है जिन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हुआ हो। इनकी आबादी बढ़ने से एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बन जाती है। यहां तक आएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग पेज नंबर निकालना। कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन, पहला कृत्रिम चयन क्या हो जाएगा, मनुष्य अपने इच्छानुसार, मनुष्य अपने इच्छानुसार लक्षणों का चयन करते हैं, लक्षणों का चयन करते हैं। ओके, इधर क्या हो जाएगा, स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया प्राकृतिक चयन कहलाती है। स्वतः स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया, स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया प्राकृतिक चयन कहलाती है। दूसरा में क्या हो जाएगा,
नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका? यह चयन तीव्र गति से होता है। और इसका हो जाएगा यह चयन धीमी गति से होता है। धीमी गति से होता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा का उत्तर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में डार्विन और वैलेव द्वारा प्रतिपादित जीवों का विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है? डार्विन और वैलेव द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत में हमें क्या पता चलता है? आप आ जाइए पेज नंबर 9, आंसर 5, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में देखना, कल मैं लिखाया भी था, स्क्रीनशॉट ले लो करके मैं बोला था। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट आप लोग लिख लेना। ठीक, सभी पॉइंट को 2-2 लाइन लिख लेना, 2-2 लाइन। आपको दिया ना विकास का सिद्धांत, ये डार्विन और वैलेव मिलकर इस नतीजे पे पहुंचे, तो 1 2 3 4 5 करके आप ये 2-2 लाइन लिख लेना। ये पेज नंबर में है विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है? सेम यही क्वेश्चन को दिया है, दोनों क्वेश्चन सेम है। पांचवा और छठवा, पांचवा और छठवा यही क्वेश्चन है, एक ही है, एक ही बार लिखना, डबल लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है? तो सबसे पहले देख लेते हैं चयन, चयन की भूमिका। चयन वाला टॉपिक में भी आए थे। यहां से लिखना, मनुष्य द्वारा अपनी इच्छानुसार लक्षणों का चयन कर, मनुष्य अपने इच्छानुसार, मनुष्य अपने इच्छानुसार लक्षणों का चयन कर, लक्षणों का चयन कर जानवरों और पौधों की अलग अलग प्रजाति तैयार किए हैं। चयन कर जानवरों व पौधों की अलग अलग प्रजाति तैयार किए हैं। जानवरों व पौधों की अलग अलग प्रजाति तैयार किए हैं।
अलग अलग तथ्य, इसी आधार पर डार्विन ने सुझाया कि इसी आधार पर डार्विन ने, इसको लिख लेना, मिला के लिखा रहा हूं, डार्विन ने सुझाया कि प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया से, कि प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। प्रक्रिया से दुनिया की अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। ये तो हो गया आपका चयन की भूमिका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अनुकूलन। अब देखते हैं अनुकूलन की भूमिका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या देखेंगे, अनुकूलन। अनुकूलन की भूमिका, अनुकूलन की भूमिका के लिए आप लोग पेज नंबर 10 में आना। इसमें लिखना, इस तरह समय के साथ किसी जीव का, ऐसे लिखो, समय के साथ किसी जीव का, समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया, अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन कहलाती है। ओके, अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी, अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी, अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। समय के साथ बढ़ती रहती है। ये हो गया आपका अनुकूलन की भूमिका। स्क्रीनशॉट ले लो या साथ में लिखना। हो गया। अब 8वां में आते हैं। 8वां में क्या दिया है, 8वां में क्या दिया है, चित्र देखकर बताइए कि सजातीय एवं वित्तीय लक्षण दर्शा रहा है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। घटपर्णी, घटपर्णी क्या होता है, घटपर्णी एक पत्ती है और उसका मुख्य काम क्या है, ये कीटभक्षी प्लांट होता है। ये घटपर्णी कीटभक्षी प्लांट ये इस टाइप का रहता है और ये इधर क्या होता है, इसका ढक्कन, यहाँ पे एक लफलफा पदार्थ पाया जाता है, कीड़ा मकोड़ा इसमें चिपकता है तो उसको ये डब्बा बंद हो जाता है और ये खा जाता है, इसलिए इसको कीटभक्षी पक्षी बोलते हैं। मांसाहारी पौधा है। मटर के प्रतान, ये ऐसा कोई भी फूल ऐसा टाइप से पाया जाता है ना, आपस में चढ़ने के लिए, ये भी पत्ती का ही है। इसका काम भोजन करना, इसका काम सहारा देना। जैसे कोई भी लता जो होते हैं, लता का जो वल्लरी निकलते हैं, ये वाला प्रतान बोलते हैं इसको, ये प्रतान। तो प्रतान का काम क्या है, आगे सहारा देता है, ये आगे बढ़ता है इसे। अब बोगिनविला, बोगिनविला किसको बोलते हैं, एक फूल है बोगिनविला, ये भी पत्ती का ही रूपांतरण है। और एक तो देखें कैक्टस, कैक्टस का जो नागफनी बोलते हैं इसको, कैक्टस का जो छोटा छोटा सूल पाया जाता है, कांटा पाया जाता है, वो पत्ती का ही रूपांतरण है। तो ये जो होता है वो समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग का
उदाहरण है, क्योंकि ये उत्पत्ति तथा रचना से समान होते हैं, क्योंकि ये उत्पत्ति तथा रचना की दृष्टि से तो समान होते हैं तथा इनके कार्य अलग अलग होती है। ओके, ये आपका उत्तर की पुष्टि हो गया। ये जो होता है वो क्या है, समझात अंक एग्जाम्पल है, और ये इनके समझात अंक एग्जाम्पल है। उत्पत्ति और रचना की दृष्टि से तो समान है, लेकिन कार्य क्या हो जाएंगे, अलग अलग। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। एक वो बनाया गया है। माइक को अनम्यूट कर दीजिए, आवाज मुझे रिपीट आ रहा है। ये देखो, स्तनधारी, ये 9वां नंबर का स्तनधारी में दो भाग में बांट दिया। एक तो है प्लेटिपस, प्लाटिपस, और ये गाय। गाय के बाद फिर क्या हो जाएंगे, ये इसको दो भाग में बांट दिया है। फिर इसको दो भाग में बांट दिया है। मुफक, मुफक मतलब चूहा, मुफक मतलब वो चूहा जैसा ही दिखता है एक और एक चूहा, और ये हो जाएगा घोड़ा और कुत्ता, घोड़ा और कुत्ता, जिसमें है बंदर, और इसमें है एक मनुष्य और चिंपैंजी, मनुष्य और चिंपैंजी। ये ऐसा करके एक आपको वो बना दिया है, हायरार्की बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसी का देखना। स्तनधारियों के इस शाखित पेड़ को बताइए कि कौन सा जंतु मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है। मनुष्य का सबसे निकट संबंधी कौन सा है, चिंपैंजी। पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, कल भी बताया था, चिंपैंजी हो जाएगा। दूसरा उत्तर क्या है, इस चित्र के अनुसार दो प्रश्न है इसमें। में क्या दिया है, दो जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें संबंध कम से कम हो। अब इन दोनों के बीच में तो संबंध अधिक है, तभी तो है। अब संबंध कम से कम हो तो प्लाटीपस, कुत्ता लिख लीजिए पहला, प्लाटीपस और कुत्ता, एक संबंध हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, प्लाटीपस और किसी का नाम लिख लीजिए इसमें से, चूहा, ये हो गया। अब इसमें इसी का ब है। दो जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें सबसे ज्यादा संबंध हो, तो सबसे ज्यादा संबंध एक तो ये हो गया आपका मुफक और चूहा, और आपका ये मनुष्य और चिंपैंजी। तो इसमें पहला हो जाएगा मनुष्य चिंपैंजी, और इसका दूसरा हो जाएगा, या घोड़ा और कुत्ता को लिख सकते हो, या मुफक और चूहा, मुफक और चूहा। अब तीसरा में आते हैं। इस चित्र से इन जंतुओं के विकास के बारे में अपनी समझ को विस्तार से समझाइए। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको। और अगर लिखना चाहेंगे तो ये वाला शाखित पेड़ वाला है, विकास के सिद्धांत वाला टॉपिक में ये आएगा। विकास के सिद्धांत में कि विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है, जबकि सभी के सभी क्या है, मैमल है। स्तनधारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैमल, मैमल्स एनिमल है। तीसरा को छोड़ दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। और आएगा तो आपका ये आ जाएगा, विकास के सिद्धांत वाला आएगा। स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग इसको। इस प्रकार आपका टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट हो गया।
कल कल बोलता हूँ, नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट यूनिट की 5 कंप्लीट करेंगे।